हेलो एवरीवन। हम कंफर्म करते हैं बेटा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है। इसमें हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। मैंने डिस्कस किया था कि फीमेल सिस्टम में जो ओवरीज होती हैं, दो ओवरी हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मैंने डायग्राम भी बना रखा है। यहाँ पर एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, ठीक है ना। हमने कंफर्म कर लिया था कि इस ओवरी से हर महीने यानी कि 28 डेज पे, ठीक है ना, एवरी 28 डेज पे यहाँ से क्या होता है बेटा, एग निकलते हैं, ठीक है ना। एग सेल निकलेंगे जिसे आप ओवम भी कहते हो। तो यहाँ से निकलेंगे और उनकी जो लाइफ है, ओवम की जो लाइफ है वो होती है लगभग 24 आवर की, ठीक है ना। 24 आवर्स की यानी कि 24 घंटे की जो ओवम की लाइफ साइकिल होती है। अगर उस बीच ध्यान रखना है, दो कंडीशंस बनते हैं ओवम के निकलने के बाद, या तो ओवम फर्टिलाइज हो जाए या फिर ओवम फर्टिलाइज न हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्पर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर स्पर्म्स अवेलेबल हैं इस रीजन में, तो ओवम क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर फर्टिलाइज हो गया तो फिर ओवम से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो और फर्दर डेवलपमेंट होगा ऑफस्प्रिंग बनने के लिए, यानी कि जनरली एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा कि जनरली ये जो ओवम है वो 24 आवर के बाद डेड कर जाती है, ठीक है ना, डीजनरेट हो जाएगी। अच्छा, जब डीजनरेट होती है तो डीजनरेट होने के 14th डे बाद, यानी कि डीजनरेट हुआ उसके 14th डे बाद क्या हो जाएगा, अंदर की ये जो लाइनिंग मैंने बताया था फीमेल सिस्टम में, मैंने कंफर्म कर दिया था कि ये जो पर्टिकुलर लाइनिंग है, यानी कि इस सिस्टम को हम लोग यूटेरस कहा था। यूटेरस का ये जो लाइन यहाँ पे बगल बगल में जो सिस्टम बना हुआ है, इसे हमने वॉल कहा था, वॉल ऑफ यूटेराइन, यानी इस यूटेरस के ये वॉल होते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था कि यहाँ पर ये 3 लाइन के बने होते हैं। इनर वाले को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, बीच वाले को मायोमेट्रियम और लास्ट वाले को पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो मेजरली यहाँ पे क्या देखना है बेटा, ये जो अंदर वाली लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, ये क्या होती है, हर महीने नया बनती है, हर महीने नया फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन इसलिए नया होता है क्योंकि अगर ये न्यू रहेगी, यहाँ के सेल्स डेड नहीं रहेंगे, पुराने नहीं रहेंगे, तो ही यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, मेनली इस एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है। इस अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो आकर के यहीं पे इम्प्लांट होगा, और यहाँ के अगर सेल डेड रहेंगे तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेजरली क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका काम खत्म। क्योंकि इसका काम क्या है, इन एंडोमेट्रियम लाइनिंग का वर्क क्या है कि फर्टिलाइज्ड ओवम को, यानी कि जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो आके यहाँ पे इम्प्लांट होगा, तो फर्दर ये उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, इनका काम कोई यूज नहीं है। तो होता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो ओवम है वो 24 आवर के बाद मर जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और उसके डेड होने के 14th डे बाद, यानी कि 14 दिन बाद ये क्या होते हैं, टूट करके बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम है ये टूट करके बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इसी साइकिल को और ये प्रोसेस जो है वो हर महीने रिपीट करता है, यानी कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। और इस साइक्लिक प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे, और वैसे हम इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लो कि यहाँ पर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब फीमेल जो कि 12 ईयर के एज में आ जाती है, ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन माइंड में आएगा ना कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होता है, तो अब हम सभी डिस्कस कर चुके हैं कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, चाहे मेल में चेंजेस हों या फीमेल में चेंजेस हों, कब होते हैं, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, तो वो एज जिस एज में बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स वो अपीयर होने लगते हैं, तो उसी को हम प्यूबर्टी कहते हैं, उस एज को। तो फीमेल में अप्रॉक्स मान के चलते हैं 12 ईयर्स, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, जब फीमेल 12 ईयर के एज में पहुंचती हैं तो उनके बॉडी में पहली बार ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखी जाती है, यानी कि पहली बार बॉडी से मेंसेस रिलीज होता है। यहाँ से जो रिलीज होगा, जो ब्लड रिलीज होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं।
चीजें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, ध्यान रखना है, पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन आता है तो उसको हम बोलते हैं मेनार्क। पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन आएगा तो उसे हम बोलेंगे मेनार्क, ठीक है ना, मेनार्की भी कहते हैं, तो मेनार्क किसे कहेंगे, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि एट द एज ऑफ 40 to 50, यानी कि फीमेल जब 45 से 50 के बीच में पहुंचती हैं, यानी कि अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं रेशियो में 50, तो एट द एज ऑफ 50 फीमेल में ये साइकिल बंद हो जाती है हमेशा के लिए, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन है ये फीमेल में नहीं होता है। तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, जब पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो इसे हम बोलेंगे मेनोपॉज, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अच्छा, ये कुछ बेसिक टर्म्स हमने देख लिए। अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, जो चूंकि हमने इसे कंफर्म कर लिया है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, हर महीने आना है और रेगुलरली हर महीने आएगा ही आएगा, तो चूंकि यानी कि ये 28 डे की एक साइकिल है। तो अब हम यहाँ पे एक साइक्लिक डायग्राम बना के समझेंगे कि 28 डे के साइकिल में होता है बेटा। यहाँ पर जो है हमने 28 डे की साइकिल यहाँ पे बना दी है, देखो मैंने कंफर्म कर दिया है 28 डेज। मैंने कंफर्म किया था कि भाई जो साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें टोटल 28 डेज होते हैं, ठीक है ना। एक साइकिल जो है वो 28 डेज रन करती है, तो मैंने यहाँ पे 28 डेज बना दिए हैं। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि 28 डेज में होता क्या है, ठीक है ना, और इसमें कौन कौन से फेजेस हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, ठीक है। देखो, पहले स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हम कब मानते हैं, क्योंकि देखो कोई भी अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट मान करके ही हमें चलना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहीं ना कहीं इसे स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलेंगे। तो साइंस क्या कहती है, साइंस ये कहती है कि हम इस साइकिल में जो फर्स्ट डे है वो किसे मानेंगे, जब बॉडी से मेंसेस रिलीज हुआ उसी को हम फर्स्ट डे मानते हैं इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। तो देख लेते हैं बेटा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट डे दिख रहा है आपको, ये वो डे है जब क्या होगा, बॉडी से मेंसेस बेटा रिलीज होगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मेंसेस रिलीज कितने दिन तक, यानी ये प्रोसेस मेंसेस के बॉडी से रिलीज होने का प्रोसेस कितने दिनों तक चलता है, तो मान के चलिए कि लास्ट जो है बेटा वो 5th डे तक चलता है, यानी कि 1 से 5 दिन का जो टाइम है, इस बीच क्या होता है, बॉडी से मेंसेस रिलीज होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, साइकिल की स्टार्टिंग हमने किसे कही कि बॉडी से जब मेंसेस रिलीज हुआ तो उसे हमने स्टार्टिंग कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अच्छा, 1 से 5 दिन तक बॉडी से मेंसेस रिलीज होते हैं, फ्रॉम 1 to 5 days, ठीक है ना। तो इस डे को हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये 5 दिन मिलकर के इस साइकिल का एक फेज बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब कि वो फेज जिसमें क्या हो रहा है, बॉडी से मेंसेस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, फर्दर जो आपका नेक्स्ट फेज है वो आता है बेटा 14th डे तक, यानी कि यहाँ पर 1 को इंक्लूड करना है, 1 से लेकर के जो 14th डे का टाइम है। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि सर 1 से लेकर के 5th को तो आपने मेंस्ट्रुअल फेज कह दिया, और फिर से आप 1 से लेकर के 14th को दूसरा फेज बता रहे हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, ये जो 1 से लेकर के 5th डे जो मैंने रेड से इंडिकेट किया है, जिसे मैंने मेंस्ट्रुअल फेज कहा है, तो ये चेंजेस कहाँ चल रहे हैं, ये चेंजेस चल रहे हैं वॉम्ब में। वॉर्म मतलब जनरली जो यूटेरस है, यूटेरस के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं जो 1 से 5th डे तक हो रहे हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम का ब्रेक होना और मेंसेस का बॉडी से रिलीज होना, ये वॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना, उस सिस्टम में हो रहा है। साथ ही साथ ओवरी में भी कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ओवरी में क्या चेंजेस चल रहा होता है, मैंने बताया था आप लोग को कि ओवम हर महीने एक रिलीज होगी। तो ओवम को रिलीज होने से पहले क्या होना पड़ता है, उससे मैच्योर होना पड़ता है ओवम को, तब जाकर के वो रिलीज होती है। तो ओवम के मैच्योर होने का प्रोसेस ओवरी में चल रहा होता है। तो इसीलिए हम दोनों को एक ही पॉइंट से लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट से 13th डे तक, 14 नहीं, यहाँ पे 13 करेंगे बेटा, हाँ, फर्स्ट से
13 डेज जो है वो क्या होता है कि जो पर्टिकुलर ओवम है वो इमेच्योर फेज में रहती है ओवरी में, तो वो क्या होती है, मैच्योर होती है ताकि वो ओवरी से बाहर आ सके। कौन से डे पे, 14th डे पे। अभी हम समझेंगे इसे। तो यहाँ पे देख लो 1 से लेकर के 5 डे तक को हमने मेंस्ट्रुअल फेज कहा। क्यों कहा, क्योंकि बॉडी से मेंसेस रिलीज हो रहा है। अच्छा, 1 से लेकर के 13th डे को हमने फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज। इसे हम बोल देंगे बेटा फॉलिकुलर फेज, यानी कि 1 से लेकर के 13th डे जो होता है उसे हम फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों को 1 से क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। एक जो वॉम्ब है, जो यूटेरस है, उसकी जो वॉल है वो टूट करके बाहर आ रही है, एक प्रोसेस। और सेम टाइम से ओवरी के अंदर जो इमैच्योर फॉलिकल है, यानी कि जो इमैच्योर ओवम है वो मैच्योर हो रहा है ताकि बॉडी से बाहर आ सके। तो मैच्योर होने में वो लगभग 13th डे क्या करेगा, लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 1 से 5 दिन तक मेंसेस बॉडी से बाहर आया, हमने बोल दिया मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, 1 से लेकर के 13th डे तक क्या हो रहा है बेटा कि जनरली जो इमेच्योर फॉलिकल है ओवरी के अंदर वो अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जनरली उनको 14th डे पे क्या करना है, पर्टिकुलर ओवम को बाहर निकलना है। तो ओवम बाहर ओवरी से कब आएगी, जब वो मैच्योर हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे दोनों प्रोसेस को हम 1 से काउंट करेंगे। 1 to 4 क्या हो रहा है, मेंसेस रिलीज हुआ, और 1 to 13 जो फॉलिकल्स हैं, यानी कि जो इमेच्योर ओवम है वो मैच्योर हो रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, एक वेल मैच्योर वेल प्रिपेयर्ड एग क्या हो सके 14th डे पे ओवरी से बाहर आए। ठीक, अच्छा, लास्ट में आपका ये सिंगल डे का एक साइकिल होता है, यानी कि साइकिल का एक सिंगल डे, जैसे आप 14th डे कहते हो, इसी दिन ओवरी से ओवम मैच्योर ओवम निकलता है। अब आप समझ गए होंगे कि इस 14th डे मैच्योर ओवम को बॉडी से, यानी कि ओवरी से निकालने के लिए उसको प्रिपेयर करना होता है। यानी वो ओवम अपने आप को प्रिपेयर करता है, मैच्योर करता है, ताकि 14th डे पर वो ओवरी से बाहर जा सके। तो वो मैच्योरिटी में टाइम लगेगी। तो टाइम कितना लगता है, 1 से 13th डे तक। ठीक है ना। सो 1 to 13th डे हो गया बेटा फॉलिकुलर फेज, और 1 to 5th डे हो गया है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्यों, क्योंकि वॉम्ब में, यूटेरस में चेंजेस हो रहे हैं। लाइनिन, जो वॉम्ब की जो लाइनिन है, यानी कि वॉम्ब का जो वॉल है, यूटेराइन वॉल है, उसमें एक लाइन जो है इंडोमेट्रियम वो टूट के बाहर आई, उसे हमने मेंस्ट्रुअल फेज कहा। और साथ ही साथ ओवरी में चेंज भी हो रहा है, तो उसको हमने 1 to 13 को फॉलिकुलर फेज बोल दिया। ठीक है। अच्छा, 14th डे वो दिन होता है जिसमें जो मैच्योर ओवम है वो बॉडी से बाहर आता है। यानी बॉडी से बाहर इन द सेंस कि जो ओवरी है ओवरी से बाहर आता है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं बेटा ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज वही है जिसमें ओव्यूलेशन होगा। ध्यान रखेंगे कि ओवम का ओवरी से निकलने का जो प्रोसेस है उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो जिस फेज में ये प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब ओवम निकल जाता है ओवरी से बाहर, तो दो कंडीशंस मैंने बताए थे। क्या होगा, एक तो वो फर्टिलाइज हो सकता है ओवम, या फिर क्या हो जाए, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो डीजनरेट होगा। तो अगर फर्टिलाइज हो गया तब ये प्रोसेस नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइज हो गया तो फिर आपका जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो मेनली हम कब काउंट करते हैं, कब इस प्रोसेस को पढ़ते हैं, जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो 15th डे तक क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि मैंने बता दिया है कि जो ओवम है उसकी जो लाइफ है वो कितने टाइम की होती है, 24 आवर की होती है। तो क्या हो जाएगा, 14 को निकला और 15 को जो ओवम है वो डीजनरेट कर जाएगा और मर जाएगा। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखेंगे होता क्या है कि जो ओवम है वो इस तरह से एक पैकेट में रहता है। ठीक है ना, जिसे आप फॉलिकल कहते हो।
जब ये पैकेट मैच्योर हो जाता है, स्टार्टिंग में जैसे स्टार्टिंग से ही पैकेट में रहेगा तो सिर्फ आप उसे इमैच्योर फॉलिकल कह रहे हो जब ये मैच्योर नहीं है। और जब मैच्योर हो जा रहा है ये फॉलिकल 13th डे पे, तो इसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो ओवम है यहाँ से क्या होगा कि जब बाहर निकल रहा है, यानी कि 14th डे पे, जैसे मान लो ये मैच्योर हुआ है तो 14th डे पे ओवरी से बाहर आएगा। तो ओवरी से जब ये बाहर निकल जाता है तो उसके ऊपर का ये जो पैकेट है, ये पैकेट ओवरी में ही रह जाता है, ठीक है ना। ये जो पैकेट है, ये टूटा हुआ पैकेट जो है, ये ओवरी में ही रह जाता है, ठीक है ना। और यही जो पैकेट है वो एक हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, जैसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि ये जनरली यही जो पैकेट है, जो खाली पैकेट है, यही क्या करता है, यानी कि जनरली जो कार्पस ल्यूटियम कहते हैं इस खाली पैकेट को, तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखेंगे ये जो प्रोसेस है, यानी कि अब ध्यान रखो, चूंकि मैंने कंफर्म कर दिया ना कि 15th डे पे इस 15वें दिन क्या हो रहा है कि जो ओवम है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब चूंकि इंडोमेट्रियम लाइनिन को टूट करके बाहर आनी है, तो और वो टूट के बाहर कैसे आए, चूंकि सारा जो प्रोसेस है, सारा जो सिस्टम है वो हार्मोन से कंट्रोल्ड है, ठीक है ना। सारा जो प्रोसेस है वो हार्मोन से कंट्रोल्ड है। अभी हम उसे भी समझेंगे, हार्मोन को पहले से समझ लें। तो हार्मोन से कंट्रोल्ड प्रोसेस है, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिन धीरे धीरे वीक होने लगती है, और फाइनली इतना टाइम स्पेंड करने के बाद ये फर्स्ट डे को फिर से क्या हो जाएगी, जो इंडोमेट्रियम लाइनिन है वो टूट करके बॉडी से बाहर आ जाएगी। एक बार फिर से देख लो, यानी कि इसमें इसे हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर फेज को, यानी कि जो आपका 15 to 28 के बाद का, यानी कि 15 to 28 का जो फेज है, इसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया ना कार्पस ल्यूटियम, ये जो कार्पस ल्यूटियम मैंने बताया था, जिसमें ओवम रहता है, वो इस फेज में ट्रेवल करता है, प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिन वीक होती है, इसीलिए इस फेज को हम बोल रहे हैं ल्यूटियल फेज। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे ध्यान रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल कितने फेज होते हैं बेटा, 4 फेज होते हैं। स्टार्टिंग के 1 to 5th डे जो है उसे हमने मेंस्ट्रुअल फेज कह दिया। 1 to 5th डे जो है इसे हमने मेंस्ट्रुअल फेज कह दिया। क्यों कहा, क्योंकि इस दिन बॉडी से मेंसेस रिलीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 1 to 13 डे को हमने फॉलिकुलर फेज कहा। क्यों कहा, क्योंकि ओवरी के अंदर जो इमेच्योर फॉलिकल हैं, जिनके अंदर ओवम है, वो फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं ताकि ओवम को पर्टिकुलर ओवरी से बाहर निकाला जा सके। ठीक, 14th डे को हमने ओव्यूलेटरी फेज कहा। क्यों कहा, क्योंकि इस दिन ओवम पर्टिकुलर ओवरी से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि ओव्यूलेशन हो रहा है, तो इसको हमने ओव्यूलेटरी फेज कहा। और फिर ये 15 to 28 डे जो है इसको हमने ल्यूटियल फेज कहा, क्योंकि जिस पैकेट में ओवम रहता है, जिसको आप फॉलिकल कहते हो, उससे जब ओवम निकल जाएगा तो खाली पैकेट एक हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, और ये जो है 15 to 28 डे ये पैकेट रहता है, उसमें हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही साथ जो इंडोमेट्रियम लाइनिन है वो इसी टाइम पे ब्रेक होती है, यानी ब्रेक इन द सेंस वीक कहेंगे, वीक होती है, ताकि एक यानी फर्स्ट डे को वो क्या कर सके, टूट करके बॉडी से बाहर आ सके। ठीक है ना, ये सारा प्रोसेस क्या है बेटा, हार्मोन्स कंट्रोल्ड है। ठीक, तो फिर से कंफर्म करना है, इस पर्टिकुलर फेज में 4 फेज होते हैं। पर्टिकुलर साइकिल में 4 फेज होंगे। पहले के 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज, 1 to 13 जो डे हैं वो क्या हो जाएंगे, फॉलिकुलर फेज, और 14th डे को हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, यानी कि 14th डे को ओव्यूलेशन होगा। और फ्रॉम 15 to 28 क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। क्यों, क्योंकि खाली पैकेट जिसको कार्पस ल्यूटियम आप कह रहे हो वो उस टाइम पे रहता है ओवरी के अंदर, और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ उस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम लाइनिन है वो वीक होती है, ताकि फर्स्ट डे को टूट करके बॉडी से बाहर आ सके। ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पे हमने बेटा कुछ हार्मोन्स के बारे में हम समझेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने जैसे कहा
कि सारे जो फेजेस हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल फेज हो, चाहे वो फॉलिकुलर फेज हो, चाहे वो ओव्यूलेटरी फेज हो, जितने भी प्रोसेस हैं इस साइकिल में, सभी के सभी बेटा हार्मोन से कंट्रोल्ड है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। होता क्या है, थोड़ा सा हम समझेंगे कि हार्मोन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, यानी किस तरह से कंट्रोल करते हैं प्रोसेस को। देख लो, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड की। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है हमारे इस ब्रेन जोन में, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं GnRH। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा, GnRH। फुल फॉर्म देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने कंफर्म कर रखा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, समझो, मैंने एक बात अच्छे सुन लो कि भैया यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो पूरी तरह से हार्मोन से कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। उसमें से जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बिगिनिंग कैसे होती है, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि हमारे इस पर्टिकुलर स्कल जोन में रहता है अवेलेबल, इस ब्रेन जोन में अवेलेबल है यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH क्या करते हैं बेटा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं कि भैया तुम अब हार्मोन रिलीज करो, हमें जो है फर्दर साइकिल को आगे बढ़ाना है। तो अभी गोनाडोट्रोपिन जब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के हार्मोन को रिलीज करती है। कौन कौन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है ना, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LH। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो तरह के हार्मोन को रिलीज करेगी, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक कौन सा होता है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये मैंने अभी डिस्कस किया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि 1 to 13th डे जो है वहां पर जो इमेच्योर फॉलिकल है वो मैच्योर होते हैं ताकि 14th डे को ओव्यूलेशन हो सके। तो वहां पर उन पर्टिकुलर फॉलिकल को मैच्योर कौन करता है, ध्यान रखेंगे, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग वही हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी और जो क्या करता है, अपने प्रभाव से उस पर्टिकुलर इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर करता है। अच्छा ध्यान रखेंगे, फॉलिकल जब मैच्योर हो रहे होते हैं तो वो एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं तो वो एक हार्मोन को रिलीज करते हैं, यानी कि 1 to 13th डे के बीच में एक हार्मोन बनता है ओवरी में जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि 14th डे पे फॉलिकल जो है, फॉलिकल इस तरह से ओपन हो जाएंगे और उनके बीच में जो ओवम है वो निकल करके ओवरी से बाहर चला जाएगा। तो उस प्रोसेस के लिए फॉलिकल को ओपन करके ओवम को निकालने के लिए यहाँ पर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसे हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH। ध्यान रखना है बेटा, जब ओवम निकल के बाहर चला जाता है फॉलिकल से, ठीक है ना, तो वो जो बचा हुआ फॉलिकल है, जो पैकेट है जिसे मैंने बताया था कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, वो पैकेट एक हार्मोन को बनाएगा जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। जिसको ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि फीमेल में जो मेनली जो मेन हार्मोन है वो दो होते हैं, यानी कि ओवरी में बनने वाले हार्मोन दो होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो वो दोनों कब बनते हैं साइकिल में, तो 1 to 13th डे जब फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है तो वही फॉलिकल बनाता है एस्ट्रोजन को, और ओव्यूलेशन के बाद वही खाली पैकेट जो खाली फॉलिकल है, पहले उसमें ओवम था, ओवम निकल गया तो पैकेट खाली हो गया, तो वही खाली फॉलिकल जिसे आप कार्पस ल्यूटियम कह रहे हो वही क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ध्यान रखेंगे, दो हार्मोन हैं जो ओवरी में बनते हैं और ये जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते हैं ताकि ओवरी के प्रोसेस को वो कंट्रोल कर सकें।
ठीक है ना। देख लो, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसने रिलीज किया, जिसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया कि चलो कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। अब पिट्यूटरी ने दो हार्मोन रिलीज किए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है कि ये जो है उस 1 to 13 जो ओवम यानी कि ओवम जिस फॉलिकल में है उस फॉलिकल को मैच्योर करेगा। कौन? एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जनरली जब वो फॉलिकल ओपन होकर के ओवम उसमें से बाहर निकलेगा यानी कि ओवरी से बाहर आएगा, तो उस प्रोसेस के लिए ओपन होना, ओवम का बाहर निकलना, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच। तो ये तो पिट्यूटरी के हार्मोन थे। दो हार्मोन ओवरी के अंदर भी बनते हैं, जो अदर जो प्रोसेस हैं बॉडी के, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्रेगनेंसी, इन सब चीजों को वो कंट्रोल करते हैं। उन दोनों हार्मोन का नाम क्या है? एक का नाम एस्ट्रोजन है और एक का नाम प्रोजेस्टेरॉन है। एस्ट्रोजन कब रिलीज होगा? एस्ट्रोजन रिलीज होगा 1 to 13th डे के बीच में। और प्रोजेस्टेरॉन कब रिलीज होगा? जब ओव्यूलेशन हो जाता है, जो खाली पैकेट रहता है जिसे आप कार्पस ल्यूटियम कह रहे हो, वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हार्मोनल कंट्रोल आप लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंफर्म करेंगे बेटा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करेंगे। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे जो जनरली सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए, हैव अ ग्रेट डे यू ऑल।